तो देखो बच्चों, हम पहला सेशन स्टार्ट करते हैं ट्रिपल ए में। अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो हमारा पहला फोकस है वो भी कौन सा है, चैप्टर 2 से चैप्टर 6। मैंने आपको बताया चैप्टर 2 से चैप्टर 6 का वेटेज मिनिमम 10 टू 15 मार्क्स मान के चलो, इससे ज्यादा भी आ सकता है। अगर मैं इस सारे चैप्टर्स को एक चैप्टर नाम देना चाहूँ आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो हम इन्हें बोलेंगे एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज। आप हेडिंग बना लो अपने पास, एथिकल एंड प्रोफेशनल इशू। तो हम इस तरीके से चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे कि एक एक चैप्टर को समझ रहे हैं। हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इसको पढ़ेंगे कि एग्जाम के क्वेश्चन को करते करते हमें कौन कौन से टॉपिक्स की नीड आती है, उस तरीके से उस टॉपिक के डिटेल में जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको समरी करके बता देता हूं कि जब भी एग्जाम में एथिकल एंड प्रोफेशनल इशू का क्वेश्चन आएगा, आपको उस केस स्टडी से, उस सिनेरियो से क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। मतलब एथिकल इश्यूज को देखते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है, और प्रोफेशनल इश्यूज को देखते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखो इस, हालांकि उससे हमें ये पता लग जाएगा कि जब भी हम उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा किस पर्पज से पढ़ रहे हैं। मान लो हम मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग को पढ़ते हुए ध्यान रखेगा कि एग्जाम में इसको हमें किस लेवल पे किस तरीके से यूज करना है। तो सिर्फ वो रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, सिर्फ रीडिंग नहीं होगी। तो एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज की। अगर हमारे को एग्जाम में एथिकल इश्यूज लिखने को आते हैं, जनरली एग्जाम में दोनों होते हैं, एथिकल इश्यूज और प्रोफेशनल इश्यूज दोनों लिखने को आएंगे। तो एथिकल इश्यूज को लिखने के लिए चार बातें आपको पता होनी चाहिए। एथिकल इशू के क्वेश्चन को डील करने के लिए ये चार चीजें आपको लिखनी होती है। सबसे पहले तो लास्ट वाली चीज सबसे पहले बताता हूँ, सफीन। ये तो हम सबसे पहले सोचते ही हैं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन में एथिकल इशू बोलेगा तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, सफीन के बारे में। अफीम नहीं है, सफीन, ठीक है। एथिकल इशू पहला क्या, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलिटी, इंटिमिडेशन, मैनेजमेंट प्रेशर। हालांकि काफी कुछ तो आपका पुराना नॉलेज है, बट इस लेवल पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करवाऊंगा। जैसे टैक्स वाले, क्या एक ऑडिटर ऑडिट सर्विस देते देते क्या टैक्स कंप्यूट कर सकता है, क्या टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, क्या टैक्स डिस्प्यूट में कंपनी को अलाउ कर सकता है, और लिस्टेड और नॉन लिस्टेड एंटिटी में क्या एथिक्स के डिफरेंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लिस्टेड को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पब्लिकली इंटरेस्टेड एंटिटी, और नॉन लिस्टेड को नॉन पब्लिकली इंटरेस्टेड। तो उस वे में स्मॉल कंपनी एक तरीके से। अब बात करें पहला सेल्फ इंटरेस्ट है, तो थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको। एक एग्जाम का क्वेश्चन भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपको इसके इस एरिया में। सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, जब भी एथिकल इशू एग्जाम में लिखो, आइडेंटिफाई द थ्रेट, वही ऑडिट वाली टेक्निक बता रहा हूं, डबल ए वाली। आइडेंटिफाई द थ्रेट, दूसरा एक्सप्लेन द थ्रेट, इवैल्यूएट द थ्रेट, एंड फाइनली एक्शन। एक्शन सेफगार्ड, कि क्या सेफगार्ड पॉसिबल है। अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का बात करें तो मैं इसको सिंपली अगर सिर्फ समझाऊं तो हमेशा वो थ्रेट जिसमें आप पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट में कंफ्यूज हो जाओ। अगर ऑडिटर ऑडिट करता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यू आर डूइंग ऑडिट के पब्लिक इंटरेस्ट का फायदा हो, जहां भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट आने लगे वो क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है। मैं कंपनी के शेयर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कंपनी के शेयर ओन करना। मैं कंपनी का शेयर ओन करता हूं तो मेरे को कौन सा थ्रेट आएगा, सेल्फ इंटरेस्ट। आइडेंटिफाई, अच्छा एक्सप्लेन, क्यों है ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। We will ignore misstatements in the profit, और we may ignore anything which will reduce the profit, undermine the profit, ताकि प्रॉफिट क्या रहे, ओवरस्टेटेड रहे। प्रॉफिट ओवरस्टेटेड रहेगा, कंपनी की वैल्यू बनी रहेगी, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। और फाइनली सेफगार्ड, तो सेफगार्ड क्या हो सकता है, डिस्पोजल, शेयर्स को बेचो, डिस्पोज कर दो। और अगर किसी छोटे, अगर पार्टनर के पास है तो उसका लेवल बहुत बड़ा है। इवैल्यूएशन में अपन ये लिखते हैं कि कितना मटेरियल थ्रेट है, और सेफगार्ड में अगर पार्टनर है तो शायद हमें एंगेजमेंट को छोड़ना ही पड़े, बट अगर कोई जूनियर है तो उसको टीम से निकाला। दूसरा सेल्फ रिव्यू। अच्छा, सेल्फ रिव्यू क्या होता है बच्चों, खुद का काम करनी चाहिए। आप खुद का काम खुद चेक करना। तो क्या खुद का काम खुद चेक करने में दिक्कत क्या है, एग्जाम में आप ये बात लिखोगे कि अगर हम अपना खुद का काम चेक करते हैं ना, तो वी मे नॉट एडमिट एरर इन अवर ओन मिस्टेक। अच्छा, यहीं पे हालांकि डबल एन इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन जाता है मैनेजमेंट थ्रेट। इसको जो इन्होंने मैनेजमेंट प्रेशर यहाँ पे लिखा है, इसे मैनेजमेंट थ्रेट कहते हैं। आपको डबल ए में 5 ही थ्रेट आप मेनली पढ़ते हो, यहाँ पे एक नया थ्रेट भी आ जाता है, मैनेजमेंट थ्रेट। हालांकि डबल ए में भी इसका रेफरेंस होता है, बट यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपको कई बार रेफरेंस देना होता है। कहता है जब भी आप नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो विद ऑडिट सर्विस, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो आता है, उसके साथ एक और थ्रेट कौन सा आता है, क्या है, मैनेजमेंट थ्रेट। वो कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे बस।
मैनेजमेंट थ्रेट का मतलब है कि यू शुड नॉट कंडक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। मैनेजमेंट वाला काम आपको नहीं करना है, आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो। मान लो उन्होंने आपको एक नॉन ऑडिट सर्विस दी जिसमें वो एम्प्लॉय को हायर करने का डिसीजन आपको लेना है, फाइनल डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए। हाँ, आप एडवाइस कर सकते हो, सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हो, बट अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो रूटीन नेचर का है, मैनेजमेंट नेचर का है, आप वो काम अलाउड नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट थ्रेट इतना इतना कि अगर उसकी सीवियरिटी इतना सीरियस है ना, तो आपको शायद वो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट डिक्लाइन करनी पड़ेगी या ऑडिट एंगेजमेंट डिक्लाइन करनी पड़ेगी। तो एग्जाम में ये पॉइंट आपको एड ऑन लिखना है जनरली सेल्फ रिव्यू के थ्रेट के, वहां पे कोई मैनेजमेंट थ्रेट नहीं दिख रहा। You cannot hire employee, you cannot make IT softwares for financial reporting framework. आप उनके लिए बुक्स नहीं बना सकते। भाई वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप सिंपली बना के दे रहे हो, ठीक है, बट जहाँ पे आप अपनी खुद की स्किल लगा रहे हो, जजमेंट लगा रहे हो, वो फिर जजमेंटल एरिया हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, आपने मैनेजमेंट वाला काम कर दिया। जो काम मैनेजमेंट का है वो आपको नहीं करना है, डिसीजन नहीं लेने हैं मतलब आप। हाँ, मैकेनिकल नेचर का काम है, सिर्फ करके दिखाना है, आपको पूरा करके देना है, वो अलाउड। हाँ, जैसे टैक्स की रिटर्न। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एडवोकेसी क्या होता है? एडवोकेसी का मतलब ये हुआ कि मैं क्लाइंट की साइड लेता हुआ नजर आ रहा हूँ। एडवोकेसी का मतलब हुआ सिंपल लैंग्वेज में टेकिंग साइड ऑफ क्लाइंट। आप क्लाइंट को एडवोकेट कर रहे हो। मान लो एक लोन, क्लाइंट का लोन है और आप क्लाइंट को हेल्प कर रहे हो उस लोन को दिलवाने में। क्लाइंट आपको हायर करता है, आप बैंक के साथ मीटिंग करते हो, तो क्या इशू है? आप अच्छा दिखा रहे हो। मतलब बुक्स अच्छा अगर हम वहाँ पर आके बैठ के रहे हो वो तो चीज़ कर रहे हैं। वो तो है ही। आप साथ बैठ रहे हो, मैनेजमेंट के साथ फ़ैमिलियर हो रहे हो, आप इंडिपेंडेंस आपकी लोगों की नज़र में शायद खतरे में, चाहे अच्छे से ही बैठ रहे हो, आपकी पब्लिक की नज़र में शायद आप इंडिपेंडेंट अपीयर ना हो। एक इश्यू ये भी है यहाँ पे कि अगर आप लोन दिलवाना चाहते हो, तो लोन कब मिलता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होती है, बुरी होती है? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो आप ही ऑडिट कर रहे हो, तो आप अच्छी दिखा दोगे। देखो आपके ऑडिट में कैसे हैम्पर हो रहा है एडवोकेसी। फ़ैमिलियरिटी, अच्छा फ़ैमिलियरिटी सिर्फ़ ब्लड के रिश्तों से आती है, ब्रदर, सिस्टर, लॉन्ग रिलेशनशिप। भई आप डायरेक्टर के साथ लेट नाइट पार्टीज़ कर रहे हो और सुबह जाके दोनों अलग-अलग बात ही नहीं करते, ऑडिट ऐसे थोड़ी होता है। और प्रोविजन भी है 7 साल से ज़्यादा। तो एक कौन-सा पीरियड होता है? ब्रेकअप पीरियड। आप लोग की लैंग्वेज में ब्रेकअप, इनकी लैंग्वेज में कूलिंग ऑफ। कूलिंग ऑफ पीरियड। अराउंड 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली 3 या 5 साल का है। क्वालिटी रिव्यूअर के साथ लिए 3 साल का है। पार्टनर के लिए कुछ था और पार्टनर के लिए चलो, देखो, हाँ, फ़ैमिलियरिटी। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन तो क्या हुआ? डिस्प्यूट, लड़ाई, फीस ना ओवरड्यू फीस रोक के देखना, आप इंटिमिडेट फ़ील कर रहे हो। मतलब आप किसी तरीके से क्लाइंट से क्या कर रहे हो? लड़ाई-झगड़ा करके, या क्लाइंट आपको डरा रहा है, धमका रहा है, इंटिमिडेट हो रहे हो। तो इंटिमिडेशन भी आपकी ऑडिट क्वालिटी को हैम्पर करेगी। तो ये सारा का सारा आपका आ जाता है एथिकल इश्यूज़, जब एग्ज़ाम में एथिकल इश्यू आइडेंटिफाई करें, बट यही एथिकल इश्यू नहीं होते। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इन एथिकल इश्यू। दूसरा क्या देखना? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है एथिकल इश्यू का आंसर। क्या सिनेरियो पढ़ते हो ध्यान रखना, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात तो नहीं हो रही, कहीं न कहीं हमने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ब्रीच तो नहीं कर दी, और क्या ब्रीच करना ज़रूरी था यहाँ पे? अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी किस-किस केस में ब्रीच हो सकती है? चलो मैं आपको ना कॉन्फिडेंशियलिटी की स्लाइड दिखा देता हूँ। अभी डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट ध्यान रखना, मैं सिर्फ़ आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे बाद में इसको। आज का पर्पज़ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ाने का नहीं। देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी डिटेल में तो बुक में है, ये सिर्फ़ कॉन्फिडेंशियलिटी की आपकी एक छोटी-सी स्लाइड है, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रोविज़न को समराइज़ किया हुआ है। क्या कहता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब तो नहीं बताया गया, क्योंकि पता है सबको। सिर्फ़ स्लाइड में क्या है, मेन-मेन चीज़ें बताई जाती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कब किया जा सकता है? जब रिक्वायर्ड बाय या परमिटेड बाय क्लाइंट या रिक्वायर्ड बाय प्रोफेशनल बॉडी। मान लो एसीसी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन माँगता है, एसीसी आपकी प्रैक्टिस यूनिट की स्क्रूटनी कर देता है। मान लो आप जब प्रैक्टिस में होते हो ना, तो आप पे जाँच हो सकती है। सरप्राइज़ ऑडिट, एसीसी आपका ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। कि भाई किसने कंप्लेंट कर दी कि ना ये जो फलाना फर्म है, इसका काम का रिव्यू अच्छा नहीं आ रहा है, तो ऑडिट सरप्राइज़ शायद उसकी ऑडिट करके पूरा चेक करके फिर एसीसी डिसाइड करेगा। तो क्या उस वक़्त आप इन्फॉर्मेशन मना कर सकते हो? नहीं। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन लॉ ने प्रोहिबिट कर रखी है किसी को भी देने से, वो पहले लॉ की परमिशन से काम होगा, वो शायद आप ना दे पाओ, बट बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप एसीसी को दे सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हुई। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एथिकल इश्यू में और क्या देखना होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसको याद है? क्या था? ये भी देखो, ये वाला पॉइंट भी आपका डबल ए से याद है। अगर ये वो मतलब 3 भी अलग-अलग रख दी। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? पेप्सी और कोका कोला। अगर हम पेप्सी और कोका कोला दोनों की ऑडिट कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या होगी? सीक्रेट शेयर इन्फॉर्मेशन भाई दोनों की इन्फॉर्मेशन, दोनों के लिए सेपरेट टीम है, बट दोनों के लिए दोनों को इन्फॉर्मेशन पता होगी। और भी रीजन हो सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। एक और तरीका, जैसे मैं किसी कंपनी का ऑडिटर और मुझे कोई आके कहता है कि मैं इस कंपनी को परचेज करना चाहता हूँ। कोई बंदा उस कंपनी को परचेज करना चाहता है, तो वो मुझसे उस कंपनी की क्या करवा रहा है? ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस। तो मैं उसका ऑडिटर भी हूँ और मैं उसका ड्यू डिलिजेंस भी कर रहा हूँ।
देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी थोड़ा सा देख लो। प्लस हमारा क्लाइंट के इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मतलब एक तरीके से आप ऐसी दो पोजीशन पे हो जहां पे दोनों का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आप पेप्सी की ऑडिट करते हो तो पेप्सी को इश्यू है कि आप कोका कोला की मत करो। पेप्सी के दिमाग में ये रहेगा कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन कोका कोला को पास करोगे, और कोका कोला की ऑडिट कर रहे हो तो कोका कोला को ये डर रहेगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दोनों फर्म किस में है, कॉम्पिटेटिव मार्केट में। तो इस केस में वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन मैंने यहाँ समराइज किया है, बट इसका प्रोविजन सिंपली समझाओ तो इतना सा कहता है कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो क्या करना चाहिए। दोनों को बताओ, अगर दोनों एग्री करते हो या फिर एक कंप्लीट। दोनों को बता, आपके दो स्पेशल फ्रेंड है तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए तो दोनों को पहले नोटिफाई कर दो कि मेरे वो भी फ्रेंड है और ये भी फ्रेंड है, कोई दिक्कत। अगर दोनों में से भी एक को दिक्कत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और सुनना पड़ेगा। तो अगर आप पेप्सी और कोका कोला को नोटिफाई करोगे और कहते हैं चलो मान लो आपको परमिशन मिल जाती है, ठीक है, तो मैं मेक श्योर कि आप प्रॉपर टाइम अलॉट करो, दोनों को सेपरेट टीम हो और कंपनी के रिस्पेक्ट से ही समझो बच्चों, मतलब दो सेपरेट टीम हो, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स हो, एक एक्सटर्नल पार्टी रिव्यू हो, सेकंड पार्टनर रिव्यू हो काम में, तो ये सब सेफ गार्ड्स एग्जाम में पूरा लिखने को आया हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी भी। आपको लग रहा होगा कि सर ये इतनी सिंपल सिंपल चीजें नहीं आएंगी, ये भी आएंगी एग्जाम। लास्टली एथिकल इशू में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, और ये एक चैप्टर में नहीं है ये सारी चीजें। आपको ये जो मैं एथिकल प्रोफेशन चैप्टर 2 to 6 में सब कुछ मिक्स हो गया है चीजें। आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि अच्छा मैं अब ये चीज पढ़ रहा हूं तो मेरे को एग्जाम में इस तरीके से काम आएगी, इसीलिए पहले ये चीज बताने का मकसद है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर प्रैक्टिकल सेंस में है ट्रिपल ए का, है तो थ्योरी बट आइडिया जनरेशन टेक्निक करने का तरीका ये सब प्रैक्टिकल। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। ये क्या है, ये नया पॉइंट है, मतलब ये एक जनरल पॉइंट आता है, क्या आप अपने क्लाइंट पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो वो छुपा रहा है, या वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगने पे भी दे नहीं रहा है, या उसने कोई लॉ ब्रेक करा हुआ है, तो उस केस में ये भी एक एथिकल इश्यू कराता है कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी पे हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हम क्लाइंट पे भरोसा नहीं कर पा रहे तो हो सकता है शायद हमें ऑडिट का सैंपल साइज बढ़ाना पड़े या ऑडिट रिजाइन कर। यहीं पे आ जाता है कंट्रोल की वीकनेस भी, मतलब integrity of client can lead to weakness of control. Integrity of client is so serious that even taking bigger sample size will not work. In such case you should resign. Integrity client breach होने पे कुछ प्रोसेस होते हैं कि रिजाइन करके एसीसी को रिपोर्ट करो और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना हो। आपकी बात समझ, तो ये एथिकल इश्यूज के पॉइंट हो गए। आगे देखो, तो अब बात करें प्रोफेशनल इश्यूज। देखो बच्चों, अगर आप प्रोफेशनल इश्यूज की बात करो तो प्रोफेशनल इशू में क्या कहता है, आईएसए 250 मनी लॉन्ड्रिंग, या तो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ इशू चल रहा है क्या। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का इंडिकेशन क्या क्या होगा, एक्सेसिव कैश, मतलब कैश जिसका सोर्स ही नहीं पता, अननोन सोर्स से कैश आया हुआ है, मैजिक अचानक से अपीयर हो रखा है अपने आप, या बिजनेस ही क्या है, कैश बेस्ड है, बहुत कैश एक्टिविटीज होती हैं उस बिजनेस में। तो ज्वेलरी, जैसे ज्वेलरी का बिजनेस होता है, देखते हैं इंडिया के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट करने का धंधा क्या है, ज्वेलरी वालों के पास जाओ, वो आपको 2-2 लाख के इनवॉइस बना के दे देंगे, 2 लाख तक का कैश एक्सेप्ट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो कैश बेस्ड बिजनेस में बड़ा रिस्क होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, इलीगल पैसे को लीगल सोर्स में कन्वर्ट करना। दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ फर्म, ये भी मैंने समझाया अभी आपको। अगर कोई ऑडिटर लाइबिलिटी का केस है, मतलब कोई किसी थर्ड पार्टी के लिए ऑडिटर की ड्यूटी ऑफ केयर थी और हमने वो ब्रीच कर दिया, उस ब्रीच से उसको नुकसान हुआ है, तीन बातें फुलफिल होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ केयर पे हमें पढ़ना पड़ेगा पूरा क्या क्या होता है। देखो क्लाइंट की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि क्लाइंट के साथ आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। बट क्या थर्ड पार्टी की तरफ जिसने आपकी रिपोर्ट पे रिलाय किया उसकी तरफ भी आपकी जिम्मेदारियां है, बट उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या, ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब आपको पता था कि वो आपकी रिपोर्ट पे रिलाय करेगा। दूसरा, आपने सच में ड्यूटी ऑफ केयर को क्या किया है, ब्रीच किया है। और तीसरा, उससे उसको नुकसान हुआ है, ये बात वो प्रूव कर पाए कि उसको उससे नुकसान हुआ है। हाँ, अगर ऑडिटर ऑडिटर को पता चल सकता था या मतलब उसमें नोइंगली, या उसको अगर ऑडिटर को पता ही नहीं है, कोई भी सिचुएशन में ऑडिटर को नॉलेज में नहीं है कि वो बंदा हमारी रिपोर्ट पर रिलाई करेगा, सब ड्यूटी ऑफ केयर नहीं करती। ड्यूटी ऑफ केयर Still, वो तो करनी, वो तो ऑब्वियसली वो चीज प्रूफ हो गया, बट थर्ड पार्टी की तरफ लाइबल नहीं हूं ना, तो मैं लाइबल जिसकी तरफ हूं उसको दूंगा ना। ऐसे तो एवरीवन विल स्टार्ट क्लेमिंग फ्रॉम द ऑडिटर इवन दो दे आर नॉट रिलाइड ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट। सब जिन जिनको नुकसान रियल में ऑडिटर की रिपोर्ट से उन्हीं को तो पैसा देगा ना वो अपनी गलती का। अब देखो, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, प्रैक्टिस मैनेजमेंट
शेयर होल्डर्स तो आ ही जाएंगे, उन्होंने तो कंपनी में इन्वेस्ट किया है। नाम नोइंग का मतलब ये नहीं है कि नाम पता होना चाहिए, एक एक बंदे का घर बार पता होना चाहिए। मतलब जो जो आपकी रिपोर्ट जिनके लिए गई है उनका तो आपको मालूम है कि वो ये मेरे पे रिलाई करेंगे। कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी रिलाई कर रही है जो स्पेसिफिकली कंपनी के साथ डील कर रही है, मतलब कोई सप्लायर है, कोई कस्टमर है स्पेसिफिकली जिसने उस ऑडिट रिपोर्ट की वजह से कंपनी को कुछ पैसा दिया, लोन दिया, वो अगर ऑडिटर को नहीं पता तब ड्यूटी ऑफ केयर नहीं आएगी। पर अगर ऑर्डर में नुकसान नहीं होगा मतलब हाँ, वो तो है। अगर ऑडिटर अपना काम ढंग से करेगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर ऑडिटर ने अपना काम ढंग से नहीं किया और लोगों को नुकसान हो गया तो कितने जनों के पैसे देगा? छत्ता कोई हाँ, ठीक। और इसके लिए ऑडिटर के पास ना कई सारे आजकल तो सेफगार्ड्स भी है। एक प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है। मतलब ऑडिटर को कल को फंसेगा तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी उसको उसका कंपनसेशन पे करेगी थर्ड पार्टी के खिलाफ। तो प्रीमियम देते रहो, प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। प्रैक्टिस मैनेजमेंट, अगर प्रैक्टिस मैनेजमेंट का कोई एरिया, प्रैक्टिस मैनेजमेंट मतलब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नया क्लाइंट लेके आ रहे हैं, वो ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो प्रैक्टिस मैनेजमेंट में कौन सा इशू आ गया? क्वालिटी का। कुछ भी क्वालिटी का इशू मिलते हैं तो वो लिखना एग्जाम में। फीस से रिलेटेड कोई बात लगती है, ऑडिटर कंटीजेंट फी, ऑडिटर ऑडिट फी की चार्ज कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नॉन ऑडिट असाइनमेंट्स की, ऑडिट असाइनमेंट फीस मान लो मुझसे वो टैक्स की वैल्यूएशन करवाते हैं, क्या मैं उसको परसेंटेज बेस में ले सकता हूँ उसकी फीस? टैक्स के लिए कोई असेट की वैल्यूएशन वो ले सकते हैं। बट हाँ, ऑडिट और नॉन ऑडिट दोनों प्रोवाइड कर रहे हो और वो वाली परसेंटेज फी, वो वाला डिसीजन आपके ऑडिट को इंपैक्ट करेगा, तब उसकी भी नहीं ले सकते। ऑल्सो सिग्निफिकेंट। प्रैक्टिकल कमर्शियल इशू, टेंडरिंग के पॉइंट्स हैं, ये सब इतना आपको नहीं पता है। टेंडरिंग वेंडरिंग, एडवर्टीजमेंट आपको कैसी करनी है कि आप अनसब्स्टेंटिएटेड क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कुछ ना कुछ उस बातों के पीछे लॉजिक होना चाहिए, बिना बात की बातें नहीं कर सकते। आपका टीवी में इंटरव्यू हुआ, आपकी फर्म को बुलाया गया, आप जाके वहां पे बातें करो, भाई जो हमारे पास ऑडिट करने आता है उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसी बातें मत करोगे, आप ही पे दिक्कत आ जाए। फिर सेफगार्ड्स, तो ये एग्जाम में आपको एक्शंस लिखने होते हैं, सेफगार्ड लिखने होते हैं। तो ये मोटा-मोटा आपके पूरे प्रोफेशनल और बच्चों एथिकल इश्यू के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए समरी पॉइंट्स स्ट्रक्चर आता है कुछ समझ कि किस तरीके से इस वाले एथिकल प्रोफेशनल इश्यू को टैकल करना है। सर अगर एडवर्टाइजमेंट में बोल नहीं सकते तो एज कैसे मिलेगा? यदि बिल्कुल वो एक्सप्लेन करेगा कैसे मिलेगा? सर ट्रेनिंग फोटो में सब बोलते हैं फोटो से मतलब ओपिनियन ये बोलते हैं देखो, फंडा ये है प्रोफेशनल के साथ, ऑल ओवर वर्ल्ड ये माना जाता है कि प्रोफेशनल्स को एडवर्टाइजमेंट अलाउड है। ये नहीं कह रहे एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है, बट एडवर्टाइजमेंट एक तरीके में होनी चाहिए, हद में होनी चाहिए। मतलब एक लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? इनफॉर्मल नहीं, एक फॉर्मल लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। जो वर्ड्स होने चाहिए वो आप किसी क्लेम के साथ, प्रूफ के साथ दो। अगर कोई चीज किसी बात से प्रूफ हो सकती है कि आप किसी चीज में बेटर हो, तो क्यों बेटर हो, उसको सब्सटेंटिएट करते हुए उसके बैकअप में आपके पास कहीं से कोई किसी लॉ ने, किसी अथॉरिटी ने आपको बेस्ट बताया हो, कोई अवार्ड दिया हो, वो चीज आप शो कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स में ना, देखो मेन कंसेप्ट ये होता है कि प्रोफेशनल के पास बंदा ना माउथ पब्लिसिटी से आना चाहिए, उसके काम से आना चाहिए, एडवर्टीजमेंट से। अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो अपने आप उसके पास क्लाइंट्स है। सर ये पॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर का शेयर होल्डर अपॉइंट करना है ना बड़े एकदम देखो, अब कोई बात नहीं, इस पे भी क्वेश्चन है। अभी आपके मन में डाउट आ रहा है, इंटरेस्टिंग एरिया है एडवर्टीजमेंट पे। एग्जाम में क्वेश्चन आया, मॉनिट करके एक क्वेश्चन है जिसमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्होंने पूरा एक बना रखा है, एडवर्टीजमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि एडवर्टीजमेंट ठीक है कि नहीं। तो उसमें पैरामीटर, जैसे एक मैं आपको बताऊं, तो सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, अ फॉर्म ऑफ सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, वी कैन नॉट यूज दिस नेम अगर 50% से ज्यादा पार्टनर एसीसी नहीं है। ये दिखाया यहाँ पे, मिसयूज ऑफ एसीसी नेम अनलेस greater than 50% or more ACCA then place after the name chartered certified accountant. तो एग्जाम के क्वेश्चन में आपको कहीं लगता है कि जो बताते हैं कि they don't have sufficient partners, still they are using chartered, this will be one your professional issue. You can answer. अब देखो, एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं इसका, किस तरीके से। सिंपल सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको इसका। बस ये क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, थ्योरी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज ज्यादा थ्योरी को, आपको एथिक्स को क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो सारा मैंने समझा दिया आपको कि किस तरीके से इस पेपर को अप्रोच करना है, पढ़ना है। एक एग्जाम का क्वेश्चन देखो, हालांकि एक बात ये जरूर समझना कि मैंने अगर आपको ये एग्जाम का क्वेश्चन दिखाया तो यही वैरायटी नहीं आती है। देयर लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी जिसमें प्रोफेशनल एथिकल इशू टेस्ट होते हैं, और ये वाली वैरायटी बल्कि अब थोड़ा कम टेस्ट होती है। बट मैं ये वैरायटी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये वाली वैरायटी सबसे ज्यादा आपके पुराने पेपर से लिंक होती है, तो आपको जल्दी समझ आती है। बट जब आप देखोगे ना क्वेश्चन जो एथिकल प्रोफेशनल इशू में, उसमें इतना क्लैरिटी से टेस्ट नहीं करता जितना इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ। जैसे एक बार वाला देखो, कहता है इसमें आपको कितना दिक्कत आता है वो भी आप ही देखोगे। कमेंट ऑन एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इशू रेज, रिकमेंडेड एक्शन व्हिच शुड बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ एस कंपनी। हालांकि 3 कंपनी है, तीनों के मैं सिर्फ एक कंपनी का डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर लेना।
comment on ethical and other professional issue raised and recommend any action which should be taken in respect of S company. तो हालांकि बिना पढ़े ही हम सीधा एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही हमारी खास टेक्निक है। ये देखिए, You are a senior manager at Cobra Company, a firm of chartered certified accountant। ठीक है, इन्होंने वर्ड यूज किया chartered certified accountant, हालांकि we cannot question it क्योंकि हमें कुछ डिटेल नहीं पता पार्टनर वाली, और वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पे रिजर्व। You are responsible for reviewing quality control and ethical matter which arise with the firm portfolio of clients during the recent investigation you identified the following matter। क्या यहाँ तक पढ़ के आपको क्वेश्चन समझ आता है? हमारे पास कई सारे क्लाइंट हैं, उनका रिव्यू चल रहा है कि हम उनका काम में कोई एथिकल इशू या प्रोफेशनल इशू तो नहीं है, ये बताना है। अच्छा, एक बार फिर से कहता हूँ, इस रिक्वायरमेंट 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। आप में से कोई मुझे बता सकता है इस 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन को पढ़ के बता सकता है क्या-क्या लिखना है? जब पूरे 7 मार्क्स मिलने के लिए क्या-क्या लिखना है? कमेंट ऑन एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इशू। एक तो हमें एथिकल इश्यूज लिखने हैं, एक हमें प्रोफेशनल इश्यूज लिखने हैं और उन इश्यूज को एक्सप्लेन करना है, इवैल्यूएट करना है और रिकमेंड एनी एक्शन, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तब जाके आपको, इसलिए ये, और आप जो प्रोफेशनल मार्क्स भी इसी के अंदर इनबिल्ट होते हैं। जब आप एक रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ के उसके सारे पॉइंट्स को आंसर करते हैं, तभी आपको प्रोफेशनल मार्क्स मिलते हैं। अब मैं आपको ये सिनेरियो है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सारे बच्चे आराम से पढ़ो, अभी कुछ आंसर मत करना मुझे, लो इसको 5 मिनट पढ़ के मुझे बताओ क्या आंसर लिखेंगे इसका। ओके, सो लेट्स डिस्कस। इसमें कहता है एस कंपनी करंटली क्वालिफाई एज अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी वर्ड पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि लिस्टेड वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे, नॉन लिस्टेड कंपनी, बस इतना सा रेफरेंस है। इन द जुरिडिक्शन इन विच ऑपरेट टर्नओवर 7.5 और 5.3 पिछले साल था। ठीक है, टर्नओवर दिया हुआ है, मिडिलिटी का कोई इतना खास डिस्कशन अभी यहाँ पे हो नहीं सकता। एंड एज सच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू हैव एन ऑडिट। तो इतनी छोटी कंपनी है कि लॉ का ऑडिट भी जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। Until recently, your firm has provided range of non-audit service to S company, including bookkeeping, payroll, and tax computation and advice। ठीक है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे इसको? नॉन ऑडिट सर्विस दे रहे थे, वो भी क्या क्या? बुककीपिंग, पेरोल, टैक्स कंप्यूटेशन, एडवाइस। The company recently obtained an offer for a significant amount of finance to help the company grow. The management of S company has ambition plan for the growth, which they believe will result in revenue doubling within 1 year and then continue to grow at a similar rate for at least next 5 years. In order to secure the funding, Director have decided to have financial statement audited. Have asked if Cobra and Company will become company's auditor as well as continue to provide existing service. This will include auditing financial statement for the year end 31st July 2000 at the request of new financer. अब दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आप कोई क्वेश्चन पढ़ो तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे इशू हो, एथिकल भी हो, प्रोफेशनल भी हो सकता है कुछ सिनेरियो में सिर्फ एथिकल हो, प्रोफेशनल ना हो, या दोनों भी हो सकते हैं। अभी इस वाले सिनेरियो को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सा इशू आता है? सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है। देखो, आपको सारा नहीं, मेन थ्रेट लिखना है। देखो, इशू, अगर मैं इसके सिनेरियो को ना पहले पेपर पे अपन पूरा आंसर लिखने से बेटर है एक इसका समरी बनाए कि क्या लिखना है। इशू प्लस वाई, और फिर नीचे क्या लिखने हैं? एक्शन। तो पहला इशू ही मेरे को आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, उसका ब्रैकेट अगर चाहो तो आप छोटा सा रीजन दिमाग में सोच सकते हो, ऑडिट सर्विस विद नॉन ऑडिट सर्विस। तो ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो पक्का ही हो गया, बट एग्जाम में मार्क्स सेल्फ रिव्यू थ्रेट और उसको एक्सप्लेन करने के नहीं मिलेंगे। वाई तो लिखना ही लिखना है, ध्यान रखना। एक्शन भी लिखना है। अब बताओ एक्शन, बताओ क्या लिखना? व्हाट एक्शन शुड आई राइट? सर इंडिपेंडेंट और पार्ट किसी और से चेक करवा लेंगे क्या सर्विस किया हुआ, क्या चेक करेंगे। देखो, किस नेचर का काम है उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे, देखो 7 मार्क्स का है। आप देखो देखो दो बातें, दो दिक्कत बच्चे करते हैं। एक तो कई बच्चे बहुत ज्यादा लिखने का कोशिश, कम तो बहुत कम लिखते हैं, ज्यादा ही लिखने की कोशिश करते हैं। आप लोग का ना सारा माइंडसेट जाता है एग्जामिनर के आंसर्स की वजह से, और ये बात मैं रिपीटेटिवली बता चुका हूँ कि एग्जामिनर का आंसर इज नॉट रिटन इन एग्जाम कंडीशन। उन्होंने जो आंसर्स लिखे हैं वो ट्यूटोरियल पर्पज से लिखे हैं, बार बार वो खुद भी ये बात कहते हैं। क्या वो एग्जामिनर सेम उस लेंथ का आंसर एग्जाम में खुद लिख सकता है? नहीं लिख सकता। एक एग्जामिनर लिखता भी नहीं है, पूरी टीम बैठती है, रिव्यू होते हैं, कई दिनों में ये पेपर के सॉल्यूशंस आते हैं, फिर बुक कैप्टन बीपीपी इनको छापते हैं, अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आप 7 मार्क्स के लिए कितना लिख पाओगे उस हिसाब से आपको लिखना है, और रेलिवेंट लिखना है। ऐसा नहीं आप कुछ गलत लिख रहे हो, सब सिंपली लिखोगे। ऊपर समझा दिया सेल्फ रिव्यू बाय, नीचे एक्शन में लिखोगे क्या स्मॉल कंपनी नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर सकती है? कर हम स्मॉल कंपनी को कर सकते हैं विद सेफगार्ड। क्या था? सेपरेट टीम। यही तो एक्शन हुआ। आप सेपरेट टीम और दो सेफगार्ड होते हैं, सेपरेट टीम प्लस एक्सटर्नल पार्टनर रिव्यू। इवन आप टैक्स कंप्यूटेशन सर्विस भी दे सकते हो छोटी फर्म को। तो हालांकि तभी तो प्रोविजन पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। अभी डायरेक्ट आपको मैथ्स की थ्योरी पढ़ाता तो आप कहते हैं कि सर क्या ही अच्छा नहीं लग रहा, बट आप देख रहे हो एग्जाम में यूज तो होते ही है ना। लिख सकते हो सिंस इट इज अ स्मॉल कंपनी
non-audit services can be provided with separate team. आपने एक्शन लिख दिया with separate team for audit and non-audit. बट इससे 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये तो हर कोई लिख के आएगा जिसने थोड़ा बहुत ऑडिट पढ़ा। और क्या आंसर मेरा तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। और क्या क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे? मैनेजमेंट सेकंड यू कैन रेफर एज मैनेजमेंट थ्रेड। ठीक है, आपने सेल्फ रिव्यू थ्रेड तो मैनेज कर दिया, बट क्या यहाँ मैनेजमेंट थ्रेड है? क्या इन नॉन ऑडिट सर्विस को प्रोवाइड करते वक्त हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो मैनेजमेंट को करने चाहिए, या हम सिर्फ मैकेनिकल नेचर के काम कर रहे हैं? नहीं, आप देखो तो यहाँ पे हम हालांकि बुक कीपिंग भी अलाउड है, बट बुक कीपिंग क्या होनी चाहिए? मैकेनिकल नेचर की। बट आप बुक कीपिंग करते वक्त अपना दिमाग लगा रहे हो, ऑडिटर सब्जेक्टिविटी, ऑडिटर जजमेंट यूज हो रहा है, तब डिस अलाउड होती है, क्योंकि तब आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट थ्रेड। फर्क समझ जाना, मैनेजमेंट थ्रेड जैसे आने लगेगा, कब आने लगेगा? जब यू आर टेकिंग द डिसीजन। और उस सच केस में आपको क्या करना होगा? एक्शन में क्या लिखोगे? डिक्लाइन। नॉन ऑडिट तो आप पहले से दे रहे थे, ऑडिट आपको मिल रहा है। इफ मैनेजमेंट थ्रेड पेरोल लिखा है इसमें, पेरोल में भी तो अपनी जजमेंट यूज होगी। दोनों चीजों में होगी, बट पेरोल में भी डिपेंड करता है ना आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। अगर आप मैनेजमेंट थ्रेड मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप मैनेजमेंट थ्रेड फॉर एग्जांपल क्योंकि ऑलरेडी काम कर चुके हैं और उसी साल की ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ तो मैनेजेबल भी नहीं है, तो मैनेजमेंट थ्रेड की वजह से दे मे हैव टू डिक्लाइन द ऑडिट। आर सीरियस ऑडिट मे नीड टू बी डिक्लाइन। मतलब आपको एग्जामिनर को लिख लिख के बता नहीं पाते, आपको पता है कि मैनेजमेंट थ्रेड की वजह से शायद ये डिक्लाइन भी हो सकती है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि कंपनी की मैनेजमेंट को इसको नोटिफाई करके उनसे क्या लेनी होगी? परमिशन। परमिशन में किसमें लोगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइटिंग। यू शुड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेट करके उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। आपने मैनेजमेंट वाला काम भी तो किया है पहले, अब आगे नहीं करोगे आप, ठीक है? आगे आप प्रोवाइड नहीं करोगे, बट जुलाई 2015 तक तो आप मैनेजमेंट का काम कर रहे थे ना। देखो आप डेट पढ़ो, आज कौन सी डेट है? मतलब इस डेट शायद इसमें थोड़ी कट गई है, मैं आपको समझाता हुआ क्या था कि 6 महीने तक आप नॉन ऑडिट सर्विस दे चुके थे, अभी 6 महीने साल के बचे थे जिसके आप ऑडिटर बनने जा रहे हो। 6 महीने तक तो आप सर्विस मैनेजमेंट के दे चुके हैं ना, वो थ्रेट इतना सीरियस हो चुका है कि ऑलरेडी आपने कई जजमेंट ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया होगा, उनके काम को आप सेल्फ रिव्यू करोगे। तो इसमें एक और चीज भी आप डाल सकते हो, क्योंकि स्मॉल कंपनी है तो पॉसिबल है, स्मॉल कंपनी में मैनेजमेंट थ्रेट होते हुए भी काम हो सकता है, बट स्मॉल कंपनी में हमें ये देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट थ्रेट का लेवल कितना सीरियस है। तो यहाँ पे आप इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें पता नहीं, तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या दे सकते हो? नॉलेज। आप एक तरीके से बता रहे हो कि मैनेजमेंट थ्रेट की वजह से दे मे हैव टू डिक्लाइन, और दे कैन मैनेज इफ लेवल इज नॉट सीरियस, रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव प्लस सेकंड पार्टनर रिव्यू। सेकंड पार्टनर रिव्यू इवन हो सकता है कि आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भी आपको क्या करने हो? चेंजेस करने पड़े, न्यू एंगेजमेंट लेटर भी शायद कंपनी से इशू करवाना पड़े। अभी मैं इसका आपको एग्जाम का आंसर भी रीड करवाऊंगा, आपको समझ में। क्या आपने मैनेजमेंट को नोटिफाई कर दिया था, मैनेजमेंट की आपको ये काम देने की एक्सेप्टेंस है, आप उनसे क्या ले रहे हो? तरीके से एक्सेप्टेंस। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखा जा सकता है क्या? और कुछ भी पॉइंट आ सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग, ऑडिटर्स लाइबिलिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारे प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रोफेशनल इश्यूज में आते हैं। यहाँ पे कुछ है प्रोफेशनल इशू कोई लगता है? एक मेरे को नजर आ रहा है, नहीं, यहाँ पे एक बंदा इनको पैसा दे रहा है, उसकी रिक्वेस्ट कंपनी रिसेंटली ऑब्टेन एन ऑफर, तो ये बंदा जो पैसा दे रहा है ये हो सकता है ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई करे, तो यहाँ पे हो सकता है ऑडिटर लाइबिलिटी का पॉइंट भी आप मेंशन कर। देखो पॉइंट ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे आएंगे आपके दिमाग में। ऑडिटर लाइबिलिटी, और ऑडिटर लाइबिलिटी के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जनरली यहाँ पे हम सेफगार्ड में क्या लिखेंगे कि ऑडिटर को ऑडिट को कैसे करो ताकि ऑडिटर लाइबिलिटी आप पे ना आए। जो अभी आप लोग कह रहे थे ना कि काम अच्छा करेगा तो अपने आप ही ऑडिटर लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो वही बात, क्योंकि थर्ड पार्टी आप पे रिलाई करने वाली है, तो आप एक्शन में जरूर लिखना कि ऑडिट शुड बी कंडक्टेड विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी इसको लेके बड़ी इन्फ्लुएंस है, वो चाहेगी कि फाइनेंशियल ताकि उसे फंडिंग मिल जाए। तो यहाँ पे आप एक्शन में एक और चीज भी लिख सकते हो, वर्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैनेजमेंट प्रेशर और मैनेजमेंट थ्रेट अलग अलग नहीं, सब्जेक्टिविटी वगैरह हो गई। मैनेजमेंट प्रेशर तो एक तरीके से इंटिमिडेशन हो गया। मैनेजमेंट प्रेशर इंटिमिडेशन का ही पार्ट होता है। मैनेजमेंट थ्रेट हुआ कि यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, जो एम्प्लॉय का काम है वो ऑडिटर कर रहा है, मतलब जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग पावर है वो आप कर रहे हो। एक होता है काम को सिर्फ एग्जीक्यूट करना,
तुम्हें चीजें बता दी गई, तुमने चाय बना के दे दी, वो अलाउड। बट तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि चाय में कब कितना डलेगा, तुमने अपने दिमाग से चाय में चीनी डाली, शुगर डाली और अपने हिसाब से चीजों को बना के दिया मटेरियल को, तब वो क्या है? मैनेजमेंट थ्रेट। देखो देखो इसका आंसर देखो सारे बच्चे क्या कहता है, पहले समरी देखो, कहता है जनरली अप टू 1.5 मार्क्स फॉर ईच वेल एक्सप्लेन्ड मैटर एंड 1 मार्क्स फॉर ईच वेल एक्सप्लेन्ड एंड रेलेवेंट रिस्पांस टू द मैटर आइडेंटिफाइड। तो ओनली हाफ मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ब्रीफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर। आपने अगर थ्रेट को सिर्फ आइडेंटिफाई करा, मतलब एथिकल या प्रोफेशनल इश्यूज मैटर कह रही है, उसको आइडेंटिफाई करके लिख दिया तो सीधा हाफ मार्क्स मिलेगा, बट उसको एक्सप्लेन करने का भी 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसे करके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1.5 मार्क्स उसका और एक्शन का 1 मार्क्स। वेल एक्सप्लेन्ड रेलेवेंट रिस्पांस टू द मैटर आइडेंटिफाई, तो एक्सप्लेन भी रिस्पांस भी वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? रेलेवेंट, इररिलेवेंट होना चाहिए। अच्छा, इसने यहाँ पे समरी में बता रखे हैं, एक तो आप ये लिख सकते हो अपने आंसर में कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट ऑफ अदर सर्विस नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट लिस्टेड। कहता है लिस्टेड नहीं है तो प्रोहिबिटेड भी नहीं है, यही बात हमने भी बात करी। यूज ऑफ डिफरेंट टीम एंड मेक श्योर दैट दिस, ये क्या हो गया? एक्शन हो गया, तो इसके कितने मिल जाएंगे? 1 मार्क्स। पोटेंशियल मैनेजमेंट थ्रेट, क्या इधर कोई एक मैनेजमेंट थ्रेट अंडरलाइन कर रहा है? हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस दे चुके हो। नो सेफगार्ड अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट थ्रेट रिलेटिंग टू ऑडिट क्लाइंट, यहाँ पे लिखो शायद कोई सेफगार्ड यहाँ पे मैनेजमेंट थ्रेट के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप दे चुके हो। एक तो होता है कि डिक्लाइन कर देना, यहाँ डिक्लाइन करना भी शायद नहीं पॉसिबल, क्योंकि आप काम ऑलरेडी कर चुके हो। तो इसका एक ही सेफगार्ड है कि इस साल ऑडिट ना करके 1 साल का गैप रखे ऑडिट, तभी तो कर सकते हो। कम्युनिकेट मैनेजमेंट थ्रेट इशू विद द मैनेजमेंट एंड पोटेंशियली ऑब्टेन न्यू एंगेजमेंट लेटर, या एक सॉल्यूशन बता रहा है कि मैनेजमेंट थ्रेट अगर जनरली थोड़े कम लेवल के हैं, बहुत है सीवियर लेवल के नहीं, वो डिपेंड करता है। आप मैनेजमेंट से डिस्कस करके, उनसे बात करके, उनसे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेके उनसे बोलो कि न्यू एंगेजमेंट लेटर आप बना के दे दो। जैसे कि अगर हाँ, करेक्ट करेक्ट। और सेकंड पार्टनर रिव्यू भी यहाँ पे इसने बोला कि अपने काम को किसी सेकंड पार्टनर से तो उसका भी 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, इजी मार्क्स नहीं होते हैं, बट हाँ, आप सीधा लिख के आ जाओ, इतना ही शॉर्ट में एग्जाम में आंसर में लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट इसके जितना भी नहीं करना। देखो इसने कितना लिखा है, ये भाई इनके आंसर है। अब ये एक इकलौता इतना हम पूरे पेपर में लिख के आएंगे, जितना है ये आपको छोटा छोटा दिख रहा है, बट ये लिखने बैठ बहुत ज्यादा कंटेंट है, और एग्जाम में तो आप देखो ना, जब आप 1 लाइन लिखते हो आपको तो 10 मिनट गए मेरे, तो मतलब लिखे तो 2 लाइन है, वो चीज वो प्रैक्टिकलिटी नहीं हो पाती। अब देखो एक बार पढ़ लो बस, मैं आपको रेट करने के लिए, इसमें से कई चीजें इन्होंने फालतू की समझा रखी है, कोड का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें एसीसी कोड ऑफ एथिक्स से आती हैं। कोड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल इतना तो हम समझाएंगे भी नहीं। इससे क्या लिखा है, इफ कोबरा कंपनी एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ एस कंपनी एंड कंटिन्यूज टू प्रोवाइड अदर सर्विस, दिस विल क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इतना डिटेल में लिखेंगे क्या कोबरा कंपनी एस कंपनी? So, or this would arise because all of the other service would have impact on financial, which Cobra company would then be responsible for opinion. Given the nature of the service, the impact on financial would most likely to be material. In short, हम इतना लिखेंगे कि there is a self review threat because with audit service they are providing non audit service, and why there is a self review threat because it will be difficult. Sorry, they may not able to admit error in their own. Okay. सर एक सेकंड, ये जो आपने कहा क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड टू ऑब्जेक्टिविटी, ये टू ऑब्जेक्टिविटी हर एक जगह लिखना होता है, इस प्रिंसिपल को वो कर रहा है थ्रेड। देखो आपको जहां पे लिखना होगा ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज वो ऑडिट रिस्क या बिजनेस रिस्क के आंसर्स में होता है जनरली, कि मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लैंग्वेज लर्न करना पड़ता है। यहाँ पे आप इतना भी लिखते हो, दिस वुड क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इट्स सफिशिएंट। ऑब्वियसली एनी थ्रेट विल कंटेन ऑब्जेक्टिविटी, ये सब ना डिटेल्ड चीजें, एक्स्ट्रा चीजें। भाई आप कोई भी थ्रेट लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस पे तो इंपैक्ट कर रहा है, रिपीटेशन है मतलब एक तरीके से। कोड डज नॉट प्रोवाइड फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग बुक कीपिंग टैक्स सर्विस टू अ नॉन लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट बट रिक्वायर दैट सफिशिएंट सेफगार्ड। अब यहाँ पे वो एक्शन बता दिया, पढ़ लो। हमारे जो 1 लाइन में खत्म हो जाते हैं, इनका 5 लाइन में खत्म होता है। ये टैक्स एडवाइस भी दे रहा है ना, तो वो टैक्स के लिए थोड़ा स्पेसिफिकली इसने मेंशन किया है। बट इसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी इसने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि अंडरटेकिंग बुक कीपिंग टैक्सेशन सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट may require the service provider to make decision on behalf of the client or may create perception that the service provider is acting on managerial capacity. If Cobra company were to assume such for this would create a threat to objectivity. कहते हैं आप अगर मैनेजमेंट थ्रेट लेते हो, मैनेजमेंट का काम करते हो, तो it will be considered as threat to independence या threat to objectivity. This is particularly relevant for small companies such as where management is more. कहता है छोटी कंपनियों में मैनेजमेंट का काम बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक ही जना सब कुछ संभाल रहा होता है, वही काम आप कर रहे हो तो फिर तो मैनेजमेंट कर ही क्या रही है। As per company where management is more likely to rely on Cobra company for advice to avoid the risk of assuming a management responsibility, the firm should ensure that S company has procedure in place to ensure that the management team makes all the judgment and decision. तो मतलब मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना चाहिए, मतलब हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना चाहिए, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड बी डन बाय मैनेजमेंट, ये सब थ्योरी में आप पढ़ोगे, पॉइंट्स है हमारे पास।
एक बार एक्शंस को भी रीड कर लो जल्दी से। वो थ्रेड की एक्सप्लेनेशन थी। आपको ये आंसर्स नहीं लिखने हैं अगेन, तभी मैं आपको दोनों आंसर का डिफरेंस दिखाया। कोई भी ये आंसर्स एग्जाम में लिख के आता है तो वो मतलब वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। इतना बड़े-बड़े आंसर लिखने के लिए आप जानते हो आपकी टाइपिंग स्पीड भी एक टॉप नॉच होनी चाहिए कि आप उतना टाइप कर पाओ, उतना लिख पाओ, ताकि एग्जामिनर भी सोचे कि मैं यही प्रिंट करवा देता हूँ, मेहनत नहीं कर। से कीबोर्ड कीबोर्ड की अच्छा होना चाहिए। कीबोर्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मिर्दल भी बता रहा था, कह रहा था कि सर पर उसका भी बेकार है, सबका चाहिए। इस बार कंप्लेंट बहुत है ना, हाँ। इतनी कंप्लेंट जा रही है तो क्या करें उस हिसाब से थोड़ा बहुत एसी से भी वर्क कर रहा है, तो कॉस्ट भी तो निकालनी है बड़ा, तो पेपर टफ करेंगे उससे कर। तो आप समझ पा रहे हो कि एथिक्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज से जनरल क्वेश्चन इस तरीके से आपका आएगा, मतलब इतना चेंज नहीं आया है कि आपका डबल ए लेवल पे ट्रिपल ए लेवल पे, बट रटने का काम कम हो गया है, समझने का काम ज्यादा हो गया है। जो थोड़ा बहुत रटने का काम है वो कुछ कुछ एरिया इसमें भी है, जैसे अदर असाइनमेंट्स में कुछ पॉइंट्स आपको सेम रिपीटेटिव लर्न करने पड़ेंगे एग्जाम में लिखने के लिए, बट इसके क्वेश्चंस आप जितने ट्राई करोगे ना उतना आपको ये आसान लगने लगेगा टॉपिक, क्योंकि सिमिलैरिटीज तो हैं। अब देखो अगर मैं इसके आपको क्वेश्चन के एरियाज बताऊं, इससे रिलेटेड मेन क्वेश्चन बच्चों, हालांकि देखो ये क्वेश्चन है आपकी किट में, प्रोफेशनल एथिकल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना बाकी टॉपिक्स में मिक्स होकर आते हैं, तो स्पेसिफिक इन्हीं पे क्वेश्चन है, बट ये बाकी टॉपिक में भी मिक्स होकर आता है। तो इतने क्वेश्चन तो हमें अभी इन दिनों कर लेने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा टारगेट रहेगा। इसमें से आप कोई क्वेश्चन खुद से पढ़ के अभी करना चाहो तो 60 और 61 कर सकते हो। अगर अभी भी इसके लिए कोई ऐसा नहीं जिनका पुराना नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, वो 60 जेम्स एंड कंपनी एंड थॉमस एंड कंपनी को ट्राई कर सकते हैं खुद से। बाकी जो मेन है इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों।